नमस्कार प्यारे बच्चों। बच्चों, आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। अक्सर एग्जाम में इन क्वेश्चंस को पूछा जाता है। एप्लीकेशन ऑफ गाउस थ्योरम। 3 एप्लीकेशन आपके सिलेबस में हैं गाउस के। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है हमको 3 डिफरेंट चार्ज्ड कंडक्टर के कारण। तीनों, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो, 3 एप्लीकेशन सिलेबस में आपको दिए गए हैं। हालांकि मैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे एप्लीकेशन भी बताऊंगा जो सिलेबस में नहीं है, लेकिन वो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम एप्लीकेशन ऑफ गाउस थ्योरम पर डिस्कशन कर रहे हैं। हालांकि तीनों के क्वेश्चन अलग अलग बनते हैं और एग्जाम में भी तीनों एक साथ नहीं पूछे जाते, अलग अलग पूछे जाते हैं। जैसे कोई एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टर है, आपके पास वायर है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाता है गाउस थ्योरम का यूज करते हुए। या कोई आपके पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सीट है ना, चादर, एक पटल है, उसके कारण गाउस थ्योरम का यूज करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाता है। या फिर आपके पास एक स्फेरिकल सेल है, एक होलो स्फीयर है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, उसके कारण गाउस थ्योरम का यूज करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाता है। हम तीनों को एक साथ बता रहे हैं, लेकिन आपको प्रिपेयर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग करना है। मैं तीनों को इसलिए कंपेयर कर रहा हूं ताकि आप लोगों को ये क्लियर हो जाए कि इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सभी में सिमिलरिटी है। लेकिन जब हम अलग अलग याद करने बैठते हैं क्वेश्चंस को, तो इतना टिपिकल बना लेते हैं उसको और खुद ही बैठे बैठे कंफ्यूज होते रहते हैं। आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो मैं तीनों को एक साथ कैलकुलेट कर रहा हूं, इसलिए आपका कंसंट्रेशन मेरे साथ रहना चाहिए, है ना। और बहुत ध्यान से, आवश्यकता पड़ने पर हो सकता है मेरे पास व्हाइट बोर्ड जो है वो छोटा है, उसमें रब भी करना पड़े, है ना, और कुछ बातें मुझे डायरेक्ट बताना पड़े, इसलिए आप बिल्कुल मेरे साथ कॉन्सेंट्रेट रहिएगा। मैंने यहाँ 3 स्टेप लिए हैं, देखिएगा ध्यान से। एक ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर है, इसके कारण हमको गाउस थ्योरम का यूज करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड प्लेन शीट है, इसके कारण हमको यहां पर गाउस थ्योरम का यूज करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ये कैपिटल आर रेडियस की एक स्फेरिकल सेल है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, इसके कारण हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है गाउस थ्योरम का यूज करते हुए। 3 बातें कौन कौन सी ध्यान रखना है वो पहले मैं बता दूं, या पहले मैं एक चीज मुझे सामने यहां आ रही है उस पर डिस्कशन कर लूं। ये जो है, ये जो मैंने डॉटेड खींचा हुआ है यहां पर, ये डॉटेड खींचा हुआ है यहां पर, ये डॉटेड किया हुआ है मैंने यहां पर, ये गाउस सरफेस है, गाउसियन सरफेस कहते हैं, गाउस पृष्ठ। प्रश्न उठता कि गाउसियन सरफेस क्या? तो एक ऐसा इमेजिनरी या हाइपोथेटिकल सरफेस है ना, जिसमें हम गाउस लॉ को यूज करने के लिए किसी एक वॉल्यूम को इनक्लोज्ड करने के लिए ड्रा करते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा टिपिकल वर्ड्स हो गया, तो अपन ऐसा याद रखो कि एक्चुअल में गाउस थ्योरम क्या है। अपन ने क्या कहा था कि किसी भी चार्ज्ड क्लोज सरफेस से पास आउट होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसमें प्रेजेंट चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होता है ना। तो चार्ज को इनक्लोज्ड करने के लिए एक सरफेस ड्रा कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं गाउसियन सरफेस। मतलब चार्ज को इनक्लोज कर रहे हैं, है ना, ताकि वो आइसोलेटेड रहे, किसी इसमें उसका ट्रांजिशन ना हो, है ना। बेसिकली गाउसियन सरफेस का यूज हम चार्ज
या सिस्टम आप चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए करते हैं, जहां कूलॉम्स लॉ या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस को अप्लाइड करना डिफिकल्ट होता है, कठिन होता है, हम वहां पर गाउसियन सरफेस, तो एक ऐसा इमेजनरी सरफेस जिसमें चार्ज को इनक्लोज करने के लिए हम ड्रा करते हैं, तो ये गाउसियन सरफेस है। ठीक है, पहले मैं आपको बता दूं क्या 3 बातें सभी में याद रखना है आपको, मेन 3 बातें, और उन 3 बात, सब कुछ भूल रहे हो, उन 3 बातों पर बेस्ड अपनी बात को आगे बढ़ाओ आप। सबसे पहले यहां एक आएगी चार्ज डेंसिटी, क्या आएगी? चार्ज डेंसिटी। दूसरी बात आएगी फ्लक्स, डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स है, फ्लक्स का फार्मूला जो भी है, ये 2 बातें अपने को याद। तीसरी बात यहां याद रखना है आपको, गाउस लॉ या गाउस थ्योरम। ये 3 बातें आप हर एक उसके लिए याद रखिए। देख लीजिएगा आप ध्यान से, मैंने 3 बातें लिखी हैं। कौन कौन सी 3 बातें लिखी हैं उनको जरा ध्यान से देखिएगा। मैंने लिखा है एक चार्ज डेंसिटी, फ्लक्स, और मैं लिख देता हूं चार्ज डेंसिटी तो डिपेंड करेगी कैसा शेप है। फ्लक्स का फार्मूला होता है फाई इज इक्वल टू ईडीएस कॉस थीटा, ये आपको याद रखना है। गाउस लॉ होता है फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन 0। 1, 2 और 3 बातें याद रखना है। कब कौन सी डेंसिटी, ये ध्यान रखना है कि चार्ज डेंसिटी कौन सी आ रही, लीनियर चार्ज डेंसिटी आ रही है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी आ रही है कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आ रही है, वो आपको यहां से ध्यान रखना। शेप के अकॉर्डिंग मैं बताता चलूंगा आपको। और आपको बेसिकली चार्ज डेंसिटी का यूज हम तब करते हैं जब चार्ज किसी मैक्रो लेवल की बॉडी के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होता है, तब हम पर यूनिट लेंथ या पर यूनिट एरिया या पर यूनिट वॉल्यूम पर चार्ज को देखते हैं, तो उसको अपन चार्ज डेंसिटी कहते हैं। कौन कौन सी 3 बातें फिर से सुन लो, चार्ज डेंसिटी, फ्लक्स का फार्मूला है फ्लक्स डेफिनेशन, और तीसरा गाउस लॉ। मैंने तीनों को ये रेड में लिख रखा है, चार्ज डेंसिटी, फ्लक्स फार्मूला और गाउस लॉ, इनका यूज करना है। ठीक है, अब देखो कैसे मैं यूज कर रहा हूं यहां पर। सबसे पहले आप आ जाइए यहां पर, ये हम एक्सप्रेशन ड्राइव करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, किसके कारण? यूनिफॉर्मली चार्ज वायर के कारण। तो आप क्या कहेंगे, हमारे पास L लेंथ का एक वायर है, इसको हमने प्लस Q चार्ज प्रोवाइड किया, चार्ज लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग लेंथ पर जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी आती है। लीनियर चार्ज डेंसिटी का फार्मूला क्या है? पहला लगा रहे हैं हम चार्ज डेंसिटी, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाय एल, देन क्यू इज इक्वल टू लैम्डा एल, इक्वेशन नंबर 1 पहला लगा दिया हमने। पहले आप चाहो तो बता दो कि एल लेंथ का एक वायर है जिस पर प्लस क्यू चार्ज दिया है, इसके अक्रॉस ये जैसे ये वायर है, ये वायर है, ये इसको चार्ज दे दिया, तो इसके आसपास गाउसियन सरफेस क्रिएट हो जाएगा, ये गाउसियन सरफेस हो गया। इस पे हमने आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट ले लिया है P, ठीक है। यहां पर हमको ये मान के चलें कि इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है, ठीक। तो पहली बात आ गई आपकी कौन सी? लीनियर चार्ज डेंसिटी। आप पहले बता दो कि एक क्यू चार्ज है जो एल लेंथ के वायर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, देन चार्ज ऑन यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टर, या लीनियर चार्ज डेंसिटी। मैंने वर्ड्स में नहीं लिखा है, आप लोग वर्ड्स में लिखना है, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाय एल, सो क्यू इज इक्वल टू लैम्डा, पहला हो गया। दूसरा, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द गाउसियन सरफेस। क्या कहना है आपको? गाउसियन सरफेस से पास आउट होने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब जरा ध्यान से देखिएगा, 3 सरफेस बनेंगे, सिलेंड्रिकल शेप बन रहा है, 1, 2 और एक ये 3, मतलब 1, 2 और ये 3, ठीक है। तो हम टोटल फ्लक्स को लिख रहे हैं ना, पास होने वाला फ्लक्स फाई इज इक्वल टू, मैं फार्मूला लगा रहा हूं, ये इंटीग्रेशन मतलब पूरे सरफेस से, E S1 cos थीटा, इसके साथ ये S1 ले लिया, प्लस इंटीग्रेशन E S2 cos थीटा प्लस E
S3 cos थीटा। मतलब में तीन सरफेस बन रहा है, एक तो ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, और एक ये कर्व्ड सरफेस बन रहा है सिलेंडरिकल। तीन ले रहा है। अब ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। अगर मैं इसके ऊपर नॉर्मल ड्रा करूंगा तो नॉर्मल तो इधर जाएगा, इस पे मैं नॉर्मल ड्रा करूंगा तो नॉर्मल इधर जाएगा। दैट मींस नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल 90 का बन रहा है। तो आप यहां लिख दो ES1 cos 90 प्लस ES2 cos 90 प्लस ES3 cos 0। तो cos 90 की वैल्यू तो 0 होती, दैट मीन्स इधर वाला निकलने वाला फ्लक्स तो 0 होगा। सो फाई इज इक्वल टू आप लिख दोगे ES3, ठीक। और S3 आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ES3, और S3 कर्व सरफेस, तो कर्व एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का कर्व्ड एरिया क्या होता है, फाई इज इक्वल टू, ये हो गया 2 पाई RL, R ये रेडियस हो गई, L लेंथ हो गई, ये कर्व एरिया होगा सिलेंडर का। इक्वेशन नंबर 2। और तीसरा क्या कहा था मैंने, गाउस लॉ। तो आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गाउस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ। सो फाई इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन 0। ये लो इक्वेशन 3। लेफ्ट हैंड साइड पर फाई सेम है, ठीक है। मैं थोड़ा इधर लेके चल रहा हूं, या आवश्यकता पड़ने पर मैं यहां ले लेता हूं। देखिएगा आप, यहां से यहां ले लेता हूं, यहां फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3। तो क्या हो जाएगा, देखिए आप ध्यान से, E डॉट 2 पाई RL, ये वैल्यू ले ली मैंने, इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन 0। इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, सो E इज इक्वल टू Q बाय 2 पाई RL एप्सिलॉन 0। एक तो फार्मूला ये आ गया। और अगर यहां पर हम Q की वैल्यू रख दें, तो यहां रख रहा हूं मैं Q की वैल्यू, ठीक है, लैम्डा L 2 पाई एप्सिलॉन 0 RL, L से L कैंसिल हो जाएगा। सो E इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन 0 R। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा आपका, देख लीजिए ध्यान से। थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया है ना। मैं अब इसी चीज को यहां देख लो आप, मैं यहां लेके आ रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3। तो ये हो जाएगा आपका, ये 2 है, E 2 पाई RL इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन 0। E की वैल्यू निकाल लूंगा, सो Q बाय 2 पाई एप्सिलॉन 0 RL। आप Q की वैल्यू यहां से रख दीजिए इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन 0 RL, ये लैम्डा L, Q की वैल्यू, L से L कैंसल, सो E इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन 0 R। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टर के कारण R डिस्टेंस पर। R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दैट मीन्स आप कह सकते हो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। एंड डिस्टेंस बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा। एंड ग्राफ के रूप में आप बताना चाहें तो ये ऐसा आएगा, इधर ले लो आप R, इधर ले लो आप इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये ऐसा डिक्रीज होगा जैसे जैसे आप R को बढ़ाएंगे वैसे वैसे। देखो 3 चीजों का इस्तेमाल किया है। सबसे पहले चार्ज डेंसिटी, फिर पास आउट होने वाला फ्लक्स ये, और फिर गाउस थ्योरम, और दोनों को इक्वल कर लिया मैंने और ये वैल्यू निकाल ली आपकी चार्ज डेंसिटी। अच्छा, अब और बता दूं मैं आपको, आप सब कुछ भूल रहे हो, इसको आपने देख लिया तो मैं इसको रब कर देता हूं, देख लीजिए आप ध्यान से, ठीक है ना। सब कुछ भूल रहे हो तो आपको क्या करना है, अब मैं फिर से ये यहां हटा रहा हूं इस चीज को, इतना ये जो यहां लिखा है उसको मैं यहां से रब कर रहा हूं। सब कुछ भूल रहे हैं अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो सीधा सीधा लिखो, आप सीधा सीधा लिखिए कि L लेंथ के वायर पर Q चार्ज दिया है, देन लाइन चार्ज डेंसिटी या लीनियर चार्ज डेंसिटी आ गया, ये एक इक्वेशन। देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द गाउसियन सरफेस, डायरेक्ट लिखो
ई डी एस कॉस थीटा, डायरेक्ट लिखो ई इंटू डी एस कॉस 0। आप चाहो या बता दो S1 और S2 से निकलने वाला फ्लक्स 0 होगा क्योंकि 90 का बन रहा है, बस इतना लिख दो। सो फाई इज इक्वल टू ई इंटू डी एस। अब ये डी एस एरिया कैसा बन रहा है, तो एरिया बन रहा है सिलेंडर का, तो ये हो जाएगा कर्व एरिया सिलेंडर 2 पाई आर एल। देखो डायरेक्ट आ जाओ, ये यहाँ पे ये डायरेक्ट आ गई, ये वाली, ये करने की आवश्यकता उस समय नहीं, लेकिन करो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, डायरेक्ट निकालो। तो सबसे पहले लीनियर चार्ज डेंसिटी, फिर फ्लक्स की डेफिनेशन, और फिर गाउस लॉ, और उनको इक्वल करके ई की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। ठीक, देख लीजिएगा ध्यान से, मैं इस पर जा रहा हूं। अब मैं चार्ज सीट को प्रोवाइड कर रहा हूं, यूनिफॉर्मली चार्ज सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहा हूं। तो ऑब्वियसली जब चार्ज किसी एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट होता है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी आती है। तो पहला इसके कंपेयर में यहां लिख दो सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से नोटेट करते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू हो जाएगा Q बाय ए, देन Q इज इक्वल टू सिग्मा ए। ये इक्वेशन नंबर 1, देखो कंपेयर हो गया। ठीक है, अब मैं इसको यहां से मिटा देता हूं ऐसा। अब देखिए थोड़ा मैंने क्या किया, ये देख लीजिएगा आप, है ना। अब मैंने क्या किया है वो ध्यान से देखो। मैंने इस सीट से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट लिया है P। इस P पर हमने किसी एक सरफेस को, यूनिक सरफेस को जो है इमेजिन, एक सर्कुलर सरफेस को इमेजिन किया है। ठीक, अब ये सीट ऐसी है, ऐसी, तो ये चार्ज है, फ्लक्स इधर भी चलेगा और इधर भी चलेगा। ठीक, तो मैंने यहां से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट लिया है P, उस पर एक सर्कुलर सरफेस या एरिया को चूज किया है। सिमिलरली इतनी डिस्टेंस पर यहां से मैंने एक दूसरा पॉइंट P डैश लिया है, वहां पर भी सेम सर्कुलर एरिया को एक्सप्रेस किया है। क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है तो हम जानते हैं जो फ्लक्स चलेगा वो आउटवर्ड बाहर की तरफ चलेगा। ये जरूरी नहीं है कि मैंने एरिया इतना लिया आप भी एरिया इतना ही लें, आप बड़ा कर सकते हैं जिसके अकॉर्डिंग आप देखना चाहें। हम तो उतने पर देख रहे हैं, होल ऑर्ब के कारण देखेंगे तो हम उस एरिया की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इधर भी फ्लक्स चलेगा, इधर भी। तो मैंने क्या किया है, ये देखो एक सिलेंडर इमेजिन कर लिया है कोएक्सियल, जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। देखो ये प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर है, या यूं कहें कि इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल ये वाला एरिया जा रहा है, ये तो परपेंडिकुलर जा रहा है, तो इससे निकलने वाला फ्लक्स तो 0 होगा, केवल फ्लक्स इससे और इससे निकलेगा। ठीक, तो आप दूसरी बात पे आ जाओ। देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द गाउसियन सरफेस। दूसरी बात, फाई इज इक्वल टू, है ना, टोटल फ्लक्स के लिए इंटीग्रेशन लगा दो, E इंटू S1 प्लस, है ना। हाँ देखो, मैं यहां थोड़ा सा डिफर हो जाएगा, मैं एक काम और करता हूं, मैं ये भी नहीं करता। मैं तो अगर मैंने यहाँ थीटा लेके चला हूं तो मैं थीटा ही लेके चल रहा हूं। ठीक है, इधर से जो पास होगा उसके लिए लिख दो ES1 cos थीटा प्लस ES2 cos थीटा। सो फाई इज इक्वल टू ES1 cos 0, क्योंकि 0 का एंगल बन रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और इस पर नॉर्मल भी इसी डायरेक्शन में, इस एरिया के ऊपर नॉर्मल ड्रा करोगे इसी डायरेक्शन में रहेगा, तो 0 का एंगल लिख दिया मैंने। यहां पर भी यही केस होगा, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर ही नॉर्मल है इसका, तो ES2 cos 0, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है, cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो हम यहां लिख देंगे ES1 प्लस ES2, और चूंकि हमने एरिया का चयन A किया हुआ है, A माना हुआ है, तो फिर हम यहां लिख देंगे E इंटू A। सो ये हो जाएगा ट्वाइस E इंटू A, टोटल फ्लक्स जो निकलेगा। एरिया मैंने A ले लिया, यहां पर इंटीग्रेशन हट जाएगा, इंटीग्रेशन हट जाएगा, S2 S1 होल ऑफ S1 और S2। हाँ, पर मैं फिर कह रहा हूं कि अगर सर्कुलर प्लेन आप चेंज करना चाहेंगे तो कर सकेंगे, टोटल के कारण देख सकोगे आप कितनी बड़ी शीट है उसके कारण, उसके अकॉर्डिंग कर सकोगे। ठीक, तो ये दूसरी इक्वेशन आ गई। तो देखो पहले मैंने चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी लगा दी, दूसरा फ्लक्स पासिंग थ्रू द गाउसियन सरफेस, और तीसरा अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ, फाई इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन 0। ये लो, देखो 2 और 3 को आप लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3। 2 and 3 करेंगे तो क्या मिलेगा, मैं अब थोड़ा सा इधर इंटर हो रहा हूं इसमें, तो ये हो जाएगा 2EA इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन 0
सो E इज इक्वल टू Q बाय 2 एप्सिलॉन 0 A। E की वैल्यू निकाल ली मैंने, और चाहो तो Q की वैल्यू यहां से रख दो, क्या मिलेगा? E इज इक्वल टू सिग्मा A बाय 2 एप्सिलॉन 0 A, A से कैंसल, सो E इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0। देख लीजिए फ्लक्स आ गया आपका। यहाँ डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं है, डिस्टेंस नहीं आई, दैट मीन डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं है, यूनिफॉर्म रहेगा सभी जगह पर फील्ड। ठीक है, और केवल एक साइड देखना चाहें, ओनली वन साइड, ओनली वन साइड, तो 2 हट जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा आपका। देखो यहाँ पर भी मैंने 3 चीज का इस्तेमाल किया है। सबसे पहले चार्ज डेंसिटी, फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द गाउसियन सरफेस, फिर गाउस लॉ। ठीक है, दोनों को इक्वल करके हमने ये फार्मूला अप्लाइड कर दिया, रख के निकाल दिया। यहाँ पर भी हमने Q की वैल्यू इक्वेशन 1 से रखी है, यहाँ पर भी हमने Q की वैल्यू इक्वेशन 1 से रखी है। सब जगह अपन रख सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं। ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है मुझे वहाँ कम स्पेस मिले, क्योंकि वहाँ 3 केस है। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम आउटसाइड द स्फीयर कैलकुलेट करते हैं, एक हम यहाँ सरफेस पर कैलकुलेट करते हैं, और एक इनसाइड सेल भी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये 3 चीज़ों की वहाँ ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं हो सकता है रब कर करके मिटा दूंगा, लेकिन आपको ध्यान वही देना है। ठीक है, ये सीट के कारण हो गया, ये गाउसियन सरफेस के कारण हो गया। ओके, तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ ये फार्मूला, ये वाला फार्मूला E इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0 दोनों तरफ रहेगा, और एक तरफ रहेगा E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0। मैं लाया कैसे हूँ वो देख लेना, उसको ध्यान से देख लेना। अब आ जाओ आप यूनिफॉर्म सेल को, तो आप क्या कहोगे कि चार्ज Q चार्ज हमने कैपिटल R रेडियस की एक स्फेरिकल सेल को दिया है, और सर पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। किसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? सरफेस के ऊपर, क्योंकि रिंग टाइप का होलो स्फीयर है, दैट मीन्स इसमें वॉल्यूम नहीं होगा। होलो स्फीयर है, दैट मीन्स एरिया रहेगा। सरफेस के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, वॉल्यूम में नहीं देख पाएंगे, सरफेस के ऊपर हो रहा है, तो वो सरफेस आएगा ना, वॉल्यूम, सॉलिड नहीं है वो। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी, और सरफेस चार्ज डेंसिटी को हमने किससे डिनोटेट किया है? सिग्मा इज इक्वल टू Q बाय A। एक ही जगह लिख देंगे 4 पाई R स्क्वायर, क्योंकि एरिया इसका कितना है? 4 पाई R स्क्वायर। यहां से हम निकाल लेंगे Q इज इक्वल टू 4 पाई R स्क्वायर सिग्मा, इक्वेशन नंबर 1। Q आ गया आपका। ठीक, अब चूंकि ये चार्ज प्लस चार्ज है, तो आउटवर्ड द फ्लेन, रेडियली बाहर की तरफ चलेगा, यानी फ्लक्स ऐसा चलेगा, ऐसा, ये फ्लक्स चलेगा ऐसा 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 ऐसा, सब जगह फ्लक्स चलेगा, रेडियली चल रहा है, तो ऑब्वियसली इसमें तो एक ही सरफेस बन रहा है। तो आप क्या लिखोगे? बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, या R रेडियस के स्फेरिकल सेल से पास आउट होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स का फार्मूला मैंने क्या बताया? फाई इज इक्वल टू EdS cos थीटा। चलने दो अपने मन से सब कुछ, EdS cos 0, so phi is equal to E into ds, so E into ds phi is equal to cos 0 की वैल्यू 1 होती है। अब ds कैसा एरिया है? स्फेरिकली, तो आप स्फीयर का एरिया रख दो, phi is equal to E डॉट 4 पाई R स्क्वायर। ये पहला केस लगाया है मैंने, है ना, आउटवर्ड द व्हेन पॉइंट लाई आउटसाइड द स्फीयर, वो वाला केस है। यहां देख रहा हूं मैं, R डिस्टेंस ले ली यहां से, ये गाउसियन सरफेस है आपका, ये चार्ज उसमें इनक्लोज्ड है, और R रेडियस पे आउटसाइड द सरफेस देख रहा हूं मैं। तो ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। और अब तीसरा, अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ, फाई इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन 0, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3। देखो सिमिलरिटी है सब में। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 क्या लिखूंगा? E डॉट 4 पाई R स्क्वायर इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन 0, सो E इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाय R स्क्वायर। ये लो, ये इंटेंसिटी आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड।
सुन ले एक बात ध्यान से, बहुत सी किताबों में, बुक्स में ये Q की वैल्यू को नहीं रखा गया है, चार्ज को ही डायरेक्ट रखा है। जरूरी नहीं, आवश्यकता पड़ने पर हम Q की वैल्यू यहां से रख सकते हैं अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन है तो। ये ध्यान से सुन ले, यहां ये रख सकते हैं हम, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा और R बचेगा, सिग्मा बचेगा, ऐसे बचेगा। यहाँ पर मैं अभी फिलहाल नहीं रख रहा हूँ, मेरे पास जगह नहीं है इस कारण। तो जब हमको आउटसाइड द स्फीयर देखना है तो हमने देखो 3 चीजें की। सबसे पहले सरफेस चार्ज डेंसिटी लगाई, उसके बाद फ्लक्स का फार्मूला लगाया, उसके बाद गाउस थ्योरम लगाई। ठीक है, यहां देखो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहां आप ऐसा लिख सकते हो, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अब अगर यही पॉइंट यहां आ जाए, दूसरा केस यहां ऑन द सरफेस ऑफ ए स्फीयर, है ना, सरफेस पे आ जाए, स्फीयर के सरफेस पे, जो स्फेरिकल सेल है उसके सरफेस पर आ जाए, तो क्या बदल रहा है? चार्ज तो उतना का उतना ही है, बदल रही है केवल ये डिस्टेंस। ये r की जगह ये r आ जाएगा। तो यहां पर जब पॉइंट सरफेस पर हो तब हम क्या लिखेंगे? E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाय कैपिटल R², है ना। ये सरफेस के लिए है, मैं यहां लिख देता हूं, ये तो है आउटसाइड और ये है सरफेस पर। ठीक, अब उन्होंने कहा कि इनसाइड द स्फीयर, अंदर देखो किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, एक स्फेरिकल सेल है उसके अंदर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है। तो अंदर चार्ज है क्या? चार्ज तो नहीं है अंदर, चार्ज तो सरफेस पे ही रहता है। हम जानते हैं चार्ज सरफेस पे रहता है, मैं आपको पहले बता भी चुका हूं कि अगर एक मेटेलिक स्फीयर है उसके अंदर आपको बिठा के अगर करंट लगाएंगे तो आपको करंट नहीं लगेगा, क्योंकि चार्ज हमेशा सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो फिर मैं थोड़ा सा यहां स्पेस बनाने की कोशिश कर रहा हूं। इनसाइड द स्फीयर, संक्षिप्त में लिख दिया मैंने, इनसाइड, अंदर। तो अंदर आप क्या लिखोगे? Q इज इक्वल टू 0, और यहां पर वैल्यू Q इज इक्वल टू 0 रख दो, यहां पर वैल्यू Q इज इक्वल टू 0 रख दो, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा 0। अर्थात क्या याद रखना है कि स्फेरिकल सेल, होलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। उसके सरफेस पे देखोगे तो ये आएगा, आउटसाइड देखोगे तो ये आएगा। ऑब्वियसली ये वाला R कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, ये वाला R ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कम होगा, यानी बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, सरफेस पे ज्यादा होगा, और इनसाइड द स्फीयर जो है वो 0 होगा। मैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी बताना चाहता हूं, तो मैं कहां, आप यहां मेरी बात को ध्यान रखना है, इनसाइड द 0 होता है, मैं इसको ही मिटा रहा हूं, यही मेरे पास स्पेस है। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों का ध्यान यहां चाहूंगा कि इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा आएगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका इस प्रकार का आएगा, ये मैंने ले लिया x, ये मैंने ले लिया y, इधर मैंने ले ली डिस्टेंस और इधर मैंने ले लिया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखो, सेंटर से सरफेस तक तो ये 0 है, मैंने मान लिया ये R सरफेस है, आप कैपिटल R, ये तो यहां तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, उसके बाद मैक्सिमम है, और फिर R को अगर बढ़ाते हो तो E डिक्रीज होता है, R बढ़ेगा E डिक्रीज होगा, यहां पे मैक्सिमम है, तो ये ऐसा ग्राफ इसका आएगा। इसको भी हटा देता हूं, थोड़ा ऐसा ले लेता हूं, ये ऐसा ग्राफ आएगा इसका। यहां पर ये E इज इक्वल टू 0 सरफेस तक, सरफेस पे ये लिख दो मैक्सिमम 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाय R², और यहां पर ये वाला फार्मूला, ये वाला यहां आ जाएगा और यहां पर ये वाला आ जाएगा। ठीक है, अब तुम ग्राफ को देखना चाहो तो ये हटाना पड़ेगा आपको कि ग्राफ का शेप कैसा बन रहा है, ग्राफ का शेप ऐसा बनेगा, ऐसा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द होलो स्फीयर 0, सरफेस पर मैक्सिमम, और आउटसाइड द स्फीयर जो मैक्सिमम। अब देखो फिर से एक बार मैं समरी कर रहा हूं तीनों को। मैंने क्या किया, तीनों जगह यहां आई लीनियर चार्ज डेंसिटी, यहां आई सरफेस चार्ज डेंसिटी, यहां आई सरफेस चार्ज डेंसिटी, यहां मैंने फार्मूला रख दिया। यहां किसी भी शेप का हो सकता है तो ए ले लिया है, अगर शेप का फार्मूला गिवन है तो वो फार्मूला यहां पर भी आ जाएगा ए की जगह पर। फिर गाउसियन सरफेस से पास आउट होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिया है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया आपका टोटल। यहां भी देखो गाउसियन सरफेस से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिया है, ये फ्लक्स का फार्मूला लगाया है, फ्लक्स के फार्मूले को देख लेना,
अदरवाइज अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो एग्जाम में डायरेक्ट पास आउट होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिख सकते हैं। यहाँ भी देखो, गाउसियन सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स लिया है मैंने, ये फ्लक्स आ गया। तीसरी जगह पे सब पे देखो मैंने अकॉर्डिंग टू गाउस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गाउस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गाउस थ्योरम, तीनों जगह पे लिया है। ठीक है, 2 और 3 को इक्वल किया है क्योंकि फाई लेफ्ट हैंड साइड पर एस इक्वल है, तो 2 और 3 को इक्वल कर लिया। यहां पर भी हमने इक्वल कर लिया, यहां भी हमने इक्वल कर लिया। ई की वैल्यू निकालना है, तीनों में हमने ई की वैल्यू निकाली है, ई की वैल्यू निकाली है, और क्यू की वैल्यू इक्वेशन 1 से रख दो तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैलकुलेट हो जाता है। क्या कहा है मैंने, फिर से सुन लो। सबसे पहले चार्ज डेंसिटी, वायर है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लगेगी, सीट है या स्फीयर है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, होलो स्फीयर सरफेस चार्ज डेंसिटी लगेगी। अगर यहीं पर मैं सॉलिड सिलेंडर या सॉलिड स्फीयर ले लूँगा तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लगेगी। तो 3 चीज़ों का यूज़ किया मैंने, चार्ज डेंसिटी, फ्लक्स का फार्मूला और गाउस लॉ का, और तीनों को कंपेयर करते हुए मैंने आपके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर दिया। लेकिन ध्यान रखना, क्वेश्चन अलग अलग पूछेंगे। यहाँ पूछेंगे कि यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टर के कारण गाउस लॉ का यूज़ करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कीजिए। यहाँ पूछेंगे कि यूनिफॉर्म चार्ज सीट के कारण गाउस लॉ का यूज़ करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कीजिए। यहाँ पूछेंगे यूनिफॉर्मली चार्ज होलो स्फीयर के कारण गाउस लॉ का यूज़ करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, तीनों में कंपैरिजन कर लिया, बहुत ध्यान से एक बार पढ़ लेना, देख लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा। यदि वीडियो अच्छे लगें तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो मुझे लिख के भेजें, मैं उस पर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। नमस्कार। हाँ, अगले वीडियो में ज़रूर देखिएगा कि मैं किस प्रकार से एक वीडियो ऐसा लाऊंगा जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो सिलेबस में अभी नहीं है, पहले था, अभी सिलेबस में नहीं, और कॉन्सेप्चुअल एप्लीकेशन ऑफ गाउस थ्योरम भी मैं पुटअप करूंगा, तो वो जरूर देखें आप अंडरस्टैंडिंग के लिए, स्पेशली CBSE सिलेबस के बच्चे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।